गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग इडियम्स की बात करेंगे। ये इडियम्स पिछले एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में इनकी पूछे जाने की अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि ये जो इडियम्स आज हम जिस इडियम्स के बारे में बात करेंगे ये मोस्ट कॉमन इडियम्स है। ये एक बार नहीं, ये कई बार कई तरह के परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा ये लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप कुछ पढ़ाई करते हैं तो इस इंग्लिश लैंग्वेज में ये इडियम्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अगर हम एग्जाम के बारे में बात नहीं भी करें तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में ये इडियम्स काफी कारगर होंगे, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स ये सब आपको फ्रीक्वेंटली मिलने वाले हैं। तो लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इडियम्स जरूरी है और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये तो है ही। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत कॉमन इडियम्स, सेल लाइक हॉट केक्स। पहला आज का हमारा जो इडियम होगा वो होगा सेल लाइक हॉट केक्स। चलिए, सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज का तेजी से बिकना, ठीक है ना। टू सेल, ठीक है ना, क्विकली या वेरी फास्ट, क्विकली या फास्ट, आप ऐसे समझिए। यानी कि किसी चीज का तेजी से बिकने को कहते हैं, ठीक है ना, सेल लाइक हॉट केक्स, तेजी से बिकना। चलिए, जैसे कि एक इस पर सेंटेंस देखा जाए, सेंटेंस से ना आपको इडियम का यूज समझ में आएगा। आजकल इम्यूनिटी जो बूस्टर्स है, लोगों के बीच एक क्रेज है, लोग इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं अपना। तो जो इम्यूनिटी जो बूस्टर्स है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट है वो तेजी से बिक रहे हैं, हॉट केक्स की तरह बिक रहे हैं, ठीक है। चलिए, हम लिख सकते हैं कि नावाडेज, इन दिनों, नावाडेज द इम्यूनिटी बूस्टर्स, द इम्यूनिटी बूस्टर्स, जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो काफी तेजी से बिक रहे हैं। तो अगर कोई चीज यदि सेल लाइक हॉट केक्स की तरह बिकता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही तेजी से बिकता है। चलिए, हम लोग इडियम नंबर 2 की ओर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इडियम नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट। टू गेट ऑन द नर्व, टू गेट ऑन द नर्व्स। चलिए, इसका अर्थ क्या है? अगर देखिए, टू गेट ऑन द नर्व्स का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना, तंग करना। नर्व का मतलब स्नायु तंत्र। अगर आप किसी के, मतलब नर्व का मतलब तो स्नायु तंत्र होता है, लेकिन टू गेट ऑन द नर्व्स का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को गेट ऑन द नर्व्स करते हैं तो आप उसको इरिटेट करते हैं, आप उसको एनवाय करते हैं, ठीक है। इसका अगर हम सिनोनिम्स के तौर पर लिखें तो क्या लिखेंगे? टू इरिटेट, टू इरिटेट, अथवा हम लिख सकते हैं टू एनवाय, टू इरिटेट या टू एनवाय। इसको हम कह सकते हैं परेशान करना, तंग करना, परेशान करना, तंग करना। अगर आप किसी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं तो आप उसको आप उसके गेट ऑन द नर्व्स करते हैं। देखिए, अब हमको एक सेंटेंस इस पर डील करना है कि जो ऊंची आवाज होती है, ऊंची आवाज से ना मैं काफी परेशान हो जाता हूं। अगर कहीं तेज आवाज बजता है तो उससे मतलब मुझे तंग होता है, मुझे वो तंग करता है। इसको सेंटेंस के तौर पर हम कैसे डील करेंगे? चलिए, लाउड साउंड, ठीक है ना। ऊंची आवाज के लिए हम क्या लिख सकते हैं? लाउड साउंड, ठीक है ना। चलिए, गेट्स ऑन माई नर्व, इसका हिंदी क्या हुआ? अगर इसके अगर हिंदी की अगर हम बारे में बात करें तो ऊंची आवाज, ठीक है ना, मुझे तंग करता है, मुझे परेशान करता है। तो ये टू गेट ऑन द नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम इससे एक सेंटेंस और डील करते हैं। कोई व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता हूं, उससे कहना है कि देखो, तुम्हारी यहाँ जो उपस्थिति है, जो तुम यहाँ हो, इससे मुझे परेशानी होता है। तो तुम्हारी उपस्थिति मुझको क्या करता है? मुझको परेशान करता है, तंग करता है। हम लिख सकते हैं, देखिए, तो योर प्रेजेंस, योर प्रेजेंस एट दिस प्लेस, योर प्रेजेंस एट दिस प्लेस, ठीक है ना, गेट्स ऑन माई नर्व्स, गेट्स ऑन माई नर्व्स। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा यहां होना, इस जगह पर होना मुझे तंग करता है, मुझे परेशान करता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं इडियम नंबर 3 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इडियम नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है। चलिए, टेकन अबैक, हमारा अगला जो इडियम है वो है टेकन अबैक। देखिए, टेकन अबैक का मतलब क्या होता है ना, मतलब अचंभित रह जाना, चकित रह जाना। टेकन अबैक का साइनो की अगर हम बात करें तो इसका हम साइनो लिख सकते हैं शॉक्ड, स्टन्ड,
ठीक है ना, शॉक्ड, स्टन्ड, और इसका सिंपल अगर हिंदी लिखे तो इसका हिंदी होता है चकित या अवाक, है ना, आप अवाक रह जाते हैं। ठीक है, चलिए, किसी व्यक्ति की उद्दंडता पर मैं अवाक रह गया, हमको ऐसा कहना है कि किसी व्यक्ति की उद्दंडता पर मैं अवाक रह गया। कैसे इसको लिखूंगा, आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज टेकन अबैक, ठीक है ना, एट हिज या बाई हिज, बाई यहां ज्यादा प्रयोग अच्छा रहेगा। चलिए हम यहां से लिख सकते हैं आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज रूड बिहेवियर, बाय हिज रूड बिहेवियर, यानी कि उसके उदंड व्यवहार पर मैं दंग रह गया, मैं चकित रह गया। ठीक है, ये टेकन अबैक है, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, नंबर 4 की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। चलिए हमारा अगला जो इडियम है वो है मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज को, है ना, स्पष्ट रूप से कह देना अथवा स्पष्ट रूप से करना। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज को छिपाते नहीं है, खर्रा खरी कह देते, खरा खरा कहना। आप इसको समझिए कि अगर आप मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग करते हैं तो आप फ्रैंकली कह देते हैं या उसको फ्रैंकली करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, तोड़ के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, टू से अथवा डू, है ना, फ्रैंकली, मतलब कि स्पष्ट रूप से कहना अथवा स्पष्ट रूप से करना, स्पष्ट तौर पर कहना, ठीक है ना, या करना। अगर आप कोई चीज को मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग करते हैं तो आप खरा खरा कह देते हैं, साफ साफ कह देते हैं। ठीक है, चलिए, स्पष्ट रूप से कहना अथवा स्पष्ट रूप से करना। इससे सेंटेंस देखा जाए, इसको बेहतर समझने के लिए इस पर सेंटेंस देखा जाए। चलिए देखिए, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, ठीक है ना, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि तुम इस काम के लिए सही आदमी नहीं हो, हमको ऐसा कहना है। हमको किसी व्यक्ति को ऐसा कहना है कि मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि तुम इस काम के लिए सही व्यक्ति नहीं हो। चलिए ये व्यक्ति कैसे कहेगा, आई विल मेक नो बोन्स अबाउट इट। ठीक है ना, अबाउट इट क्या है भाई, क्या कहना चाहता है, यू आर नॉट, ठीक है ना, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट एट दिस जॉब। मतलब मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि तुम इस काम के लिए, मतलब मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है, मैं खरा खरा कहना चाहता हूं कि तुम इस काम के लिए सक्षम नहीं हो। ठीक है ना, अगर आप कॉम्पिटेंट किसी चीज के लिए हैं तो आप उसके लिए सक्षम हैं। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग। चलिए हम लोग नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। इडियम नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑफ कलर, ऑफ कलर का मतलब क्या होता है, अगर आप ऑफ कलर हैं तो आप थोड़ा सा बीमार हैं। ठीक है ना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इल, ठीक है ना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इल, बीमार। अगर आप ऑफ कलर हैं तो इसका मतलब क्या, बीमार हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, अब इस पर सेंटेंस को समझा जाए। सेंटेंस से ना आपको इडियम याद करने में मदद मिलेगा, उसका कैसे यूज होता है इस बात को आप बढ़िया से समझ पाइएगा। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमको ऐसा कहना है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सेहत के दृष्टिकोण से मुझे कहना है कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे लिखूंगा, टुडे, टुडे आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर, टुडे आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर। इसका हिंदी क्या हुआ कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आज मैं अपने आप को बीमार महसूस कर रहा हूं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ऑफ कलर, हम आगे बात को लेके चलते हैं। चलिए, टेक इट फॉर ग्रांटेड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, टेक इट फॉर ग्रांटेड। देखिए टेक इट फॉर ग्रांटेड का क्या अर्थ होता है, किसी चीज को सच मान के चलना। अगर आप टेक इट फॉर ग्रांटेड कहीं करते हैं तो आप उस चीज को सच मान लेते हैं। आप टू अज्यूम, इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स होगा टू अज्यूम, ठीक है ना, सच मानकर चलना। सरल भाषा में कहें, सच मानकर चलना। चलिए, मैं तो सच ही मान लिया था कि वो मुझे पार्टी में इनवाइट करेंगे, हालांकि बात अलग रहा कि उन्होंने मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया, लेकिन पहले तो मैं सच मान लिया था कि जैसा कि उनका मेरे प्रति बिहेवियर है तो मुझे लगा कि वो पार्टी में मुझे इनवाइट करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको हमको कैसे सेंटेंस बनाएंगे, आई टुक इट, पास्ट टेंस में बनाना, आई टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट आई वुड बी invited
टू द पार्टी, हालांकि उन्होंने पार्टी में मुझे नहीं बुलाया, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं तो सच मान के ही चला था कि मुझे पार्टी में बुलाया जाएगा। तो ये टेक इट फॉर ग्रांटेड है। आप कोई चीज को ना आज के समय में टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं, सच मान के नहीं चल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है टेक इट फॉर ग्रांटेड। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, नंबर 7 की ओर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे इडियम्स होने वाले हैं। ऑफ द ओल्ड स्कूल, हमारा अगला जो इडियम है ऑफ द ओल्ड स्कूल। ऑफ द ओल्ड स्कूल का क्या मतलब है? पुराने विचार का, पुराने ख्याल का। यदि कोई व्यक्ति अगर ऑफ द ओल्ड स्कूल है, यानी कि वो पुराने विचार का आदमी है, पुराने ख्याल का आदमी है। ओल्ड फैशनड, इसको हम कैसे लिखेंगे? ओल्ड फैशनड, ठीक है ना, इन थॉट। ओल्ड फैशन इन थॉट, यदि कोई व्यक्ति अगर ऑफ द ओल्ड स्कूल का है, यानी कि वो पुराने ख्याल का व्यक्ति है। चलिए अब हमको सेंटेंस बनाना है। देखिए नो वन, एक सेंटेंस में बनाना चाहता हूं। चलिए नो वन लाइक्स हिम, उसको कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए क्यों भाई? तो ही इज ए मैन ऑफ ओल्ड स्कूल, वो पुराने ख्यालात का आदमी है। ही इज ए मैन ऑफ ओल्ड स्कूल। तो यदि कोई व्यक्ति अगर ओल्ड स्कूल से संबंध रखता है, यानी कि पुराने स्कूल से नहीं, तो ईडीएम है ना, ईडीएम में हम क्या देखते हैं कि ये सारे वर्ड का हम सामूहिक अर्थ लेते हैं। अगर ऐसे कहा जाए तो पुराने स्कूल का, पुराने स्कूल का क्या मतलब है? यहाँ पर पुराने ख्यालात से मतलब है, ओल्ड फैशनिंग थॉट से मतलब है। यदि कोई व्यक्ति अगर ऑफ द ओल्ड स्कूल का है, यानी वो पुराने सोच का आदमी है, ठीक है। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है ऑफ द ओल्ड स्कूल। हम आगे बात को लेके चलते हैं नंबर 8 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स होने वाले हैं। चलिए हमारा अगला जो इडियम्स है वो है बाय द सेम टोकन, ठीक है ना, बाय द सेम टोकन। ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके इडियम्स हैं और आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए भी इतना ही ये महत्व के रहेंगे। चलिए बाय द सेम टोकन का मतलब है उसी तरह से, जिस तरह से पहला बात कहा गया है ना, उसी तरह से ये दूसरा बात भी कहा जाएगा, सिमिलरली। इसको अगर हम सिंपल तरीका से कहें, तोड़ के लिखें, तो इसको लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है ना। बाय द सेम वे, बाय द सेम रीजन, फॉर द सेम रीजन, हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर द सेम रीजन्स, ठीक है ना। अगर अगर हिंदी कहा जाए तो हम इसका हिंदी लिखेंगे उसी तरह से। चलिए यदि कोई बाय द सेम टोकन है, यानी कि ये टोकन है, ठीक है ना, इसको टोकन समझा जाए तो वो उसी तरह से, जैसे कि देखिए क्या कह रहा है कि आप अगर कुछ गलती करते हैं तो उसकी सजा बड़ी है। अगर गलती की सजा बड़ी है तो सफलता की जो पुरस्कार है, गलती में आपको सजा दिया जाएगा, सफलता में आपको क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। तो हमको कहना है कि गलती की सजा जो है वो बड़ी है, हमको ऐसा कहना है। द पनिशमेंट ऑफ क्राइम इज हाई। चलिए द पनिशमेंट, आप कोई क्राइम करते हैं तो उसका जो पनिशमेंट क्या हाई है। बाय द सेम रीजन, बाय द सेम टोकन, हमको कहना इस ठीक उसी तरह से, बाय द सेम टोकन। चलिए यहां पर क्राइम से बढ़िया वर्ड है ना कि हम फेल्योर, थोड़ा सा एक वर्ड चेंज कर देते हैं तो ये सेंटेंस को सूट करेगा, ठीक है ना। चलिए सेंटेंस को सूट करने की दृष्टिकोण से ना सेंटेंस थोड़ा सा बदला गया, द पनिशमेंट ऑफ फेल्योर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए कि जो पनिशमेंट है, जो असफलता का जो पनिशमेंट है वो बड़ा है, जो असफलता का पनिशमेंट है वो बड़ा है। बाय द सेम टोकन, ठीक इसी प्रकार से द सक्सेस, ठीक है ना, द रिवार्ड्स फॉर सक्सेस, द रिवार्ड्स फॉर सक्सेस आर ग्रेट। चलिए ये क्या कहना चाहता है, पहले सेंटेंस को समझा जाए। देखिए करेंगे कि द पनिशमेंट ऑफ फेलियर, जो सजा, जो पनिशमेंट का जो सजा है वो हाई है। तो बाय द सेम टोकन, ठीक इसी प्रकार से द रिवार्ड्स फॉर सक्सेस, जो सक्सेस का जो रिवार्ड्स है वो क्या है? वो बड़ा है, वो भी बड़ा है, बाय द सेम वे, ठीक है ना, फॉर द सेम रीजन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द सेम टोकन, इसका मतलब होता है ठीक उसी तरह से जो जैसा बात पहले कहा गया है। हम लोग आते हैं नंबर 9 की ओर। इडियम नंबर 9 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ब्रेक न्यू ग्राउंड। चलिए हमारा अगला जो इडियम है ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब क्या होता है? कोई नया चीज खोजना, कोई नया विचार देना, आप ऐसे समझिए। टू इंट्रोड्यूस, इसको कैसे लिखेंगे? टू इंट्रोड्यूस, ठीक है ना, न्यू एंड एक्साइटिंग आइडियाज, न्यू एंड एक्साइटिंग आइडिया। चलिए
या टू मेक न्यू डिस्कवरी, टू मेक न्यू डिस्कवरी, इसका हिंदी क्या हुआ, पहले इसके हिंदी को समझा जाए। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है कोई नया बात खोज लेना, कोई नया बात सोच लेना, कोई नया चीज का इजाद करना, ये ब्रेक न्यू ग्राउंड होता है, ठीक है ना। चलिए, तो नई बात लाना, नया विचार लाना, नया विचार लाना, नया खोज करना। चलिए, इसका हिंदी हिंदी एक ही है, भाव एक ही है, शब्द अलग अलग है, आप ऐसे समझे, ठीक है ना। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब क्या होता है ना, टू इंट्रोड्यूस, लाना, इंट्रोड्यूस मतलब लाना, न्यू एंड एक्साइटिंग आइडियाज, टू मेक न्यू डिस्कवरी। चलिए, इसे सेंटेंस एक बनाते हैं इस बात को समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा। एक नया फिल्म आया है और एक नया फिल्म तय है कि ये कुछ नया आइडिया लाएगा, ठीक है ना। एक नया फिल्म आ रहा है और वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक नया चीज लाएगा, एक नया डिस्कवरी करेगा। इसको कैसे लिखेंगे, हिज लेटेस्ट फिल्म, हिज लेटेस्ट फिल्म, ठीक है ना। चलिए, लुक्स, सॉरी, हिज लेटेस्ट फिल्म, ठीक है ना, लुक्स सेट टू ब्रेक न्यू ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसा समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो नई फिल्म है वो तय है कि वो नया आइडिया लाएगा, नया विचार लेकर के आएगा। ये होता है ब्रेक न्यू ग्राउंड, मतलब कि कोई नया बात लाना, कोई नया विचार लाना, ठीक है ना, कोई नया खोज करना। चलिए, हम लोग नंबर 10 की ओर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी इडियम के सेशन है। चलिए, गो बॉन्कर्स। देखिए, गो बॉन्कर्स का मतलब क्या होता है, गो बॉन्कर्स का मतलब होता है ना पागल हो जाना, आप ऐसे समझिए। एक तरह से है ना, टू बिकम क्रेजी या सिल्ली, टू बिकम क्रेजी, है ना, या सिल्ली, मतलब एक तरह से पागल हो जाना, आप सिर पकड़ लिए हैं। टू बिकम क्रेजी अथवा सिल्ली ये होता है, ठीक है ना, टू गो बोंकर्स। चलिए देखिए, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, पागल हो जाऊंगा। कि कोई व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा है, कह रहा है कि अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा, अगर अब मैं करता तो पगला जाऊंगा, वो अपना सिर पीट रहा है। चलिए, कैसे लिखूंगा इस चीज को, इस पर सेंटेंस डील करना है। कह रहा है क्या, आई वॉन्ट, ठीक है ना, वेट फॉर एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर, अब मैं ज्यादा लंबा समय तक इंतजार न करूंगा, ठीक है ना। आई विल गो बॉन्कर, आई विल गो बॉन्कर, ठीक है ना, इफ आई वेट नाउ, इफ आई वेट नाउ। अब अगर अब मैं इंतजार तो बहुत पहले से व्यक्ति कर रहा है, कह रहा है कि अब मुझसे इंतजार नहीं होता है, पगला जाऊंगा, वो व्यक्ति आया नहीं है, पगला जाऊंगा अगर अब मैं इंतजार करता हूं तो ये गो बॉन्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल ये इडियम्स है। चलिए, हम लोग आते हैं नंबर 11 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी इडियम्स है। चलिए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। चलिए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का मतलब क्या हुआ, सही काम के लिए सही व्यक्ति, है ना। द एक्ट ऑफ मैचिंग, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, द एक्ट ऑफ मैचिंग, द एक्ट ऑफ मैचिंग सुटेबल पीपल, सुटेबल पीपल फॉर सुटेबल जॉब्स, फॉर सुटेबल जॉब्स। इसका मतलब क्या होता है कि सही काम के लिए सही व्यक्ति, सही काम के लिए सही व्यक्ति जो होते हैं ये कहलाते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ठीक है ना। चलिए, हम लोग 12 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, सही काम के लिए सही व्यक्ति। अगर हम ऐसा चुनाव करते हैं तो हम क्या करते हैं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। चलिए, नंबर हम आगे आते हैं, आउट ऑफ द क्वेश्चन। हमारा अगला चीज है आउट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, है ना, इस पर प्रश्न ही नहीं बनता है। कोई काम आप कहना चाहते हैं कि इस पर प्रश्न ही नहीं उठता है, मतलब आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो चीज उसके लिए इम्पॉसिबल है। चलिए, इसके लिए सिनोनिम्स अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इम्पॉसिबल, या हम ऐसे कह सकते हैं नॉट अलाउड, मतलब कि आपको अनुमति नहीं दिया जाता है, प्रश्न ही नहीं उठता है ना, किसी चीज के लिए प्रश्न ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता है, कहने का मतलब है कि वो चीज असंभव है। ये इसको तोड़ के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं असंभव, या आपको अलाउड नहीं है, यानी कि अनुमति प्राप्त नहीं है, तो वो चीज क्या है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, इस पर सेंटेंस से इसको समझा जा सकता है।
इस प्रकार का है ना कपड़ा घर में पहनने पहनने का सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। चलिए तो मुहावरेदार शब्द है ना। आप इस प्रकार का कपड़ा घर में नहीं पहन सकते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है, इस प्रकार का कपड़ा घर में पहनने का सवाल ही नहीं उठता कि आप इस प्रकार का कपड़ा घर में पहन ले। चलिए हमको कहना है किसी परिवार के लिए ऐसा बात कहा गया है, हम क्या कह सकते हैं इसको अगर सेंटेंस बनाने हैं तो वियरिंग है ना दिस सॉर्ट ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना, इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वियरिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स इन होम, चलिए इन होम, ठीक है ना, इज आउट ऑफ क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि घर में इस तरह का कपड़ा पहनना तो इस पर सवाल ही नहीं उठता है, मतलब ये चीज अलाउड नहीं है या ये चीज असंभव है। तो ये चीज रहा हमारा आउट ऑफ क्वेश्चन। यदि कोई चीज अगर आउट ऑफ क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि उस पर सवाल ही नहीं उठता है, वो चीज तो आपके लिए असंभव है, आप उसके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है ना। वियरिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स इज इन होम इज आउट ऑफ क्वेश्चन। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 13 की तरफ। बहुत ये सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। चलिए हमारा नंबर 13 क्वेश्चन है बुल्स आई। चलिए हमारा अगला जो हमारा इडियम्स है वह है बुल्स आई। बुल्स आई का मतलब क्या होता है, देखिए टारगेट जहां बनाया जाता है ना वहां पर एक स्मॉल सर्किल बनाया जाता है, ठीक है ना, स्मॉल सर्किल बनाया जाता है, उसको कहते हैं बुल्स आई। मतलब इसको बुल्स आई का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, स्मॉल सर्किल एट द सेंटर, है ना, स्मॉल सर्किल एट द सेंटर ऑफ ए टारगेट, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब है कि किसी लक्ष्य का केंद्र बिंदु, किसी लक्ष्य का केंद्र बिंदु को कहते हैं, ठीक है ना, बुल्स आई। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट इडियम से बुल्स आई, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम से। स्मॉल सर्किल एट द सेंटर ऑफ ए टारगेट। देखिए कहीं पर निशाना साधना होता है तो इस तरह का मान लीजिए कि आपको निशाना साधना है, यहां पर आपको निशाना साधना है, यहां पर जो ये सर्किल बनाया गया ना इसको कहा गया है बुल्स आई, ठीक है ना, इसको कहा गया बुल्स आई। यानी कि किसी लक्ष्य का जो केंद्र बिंदु होता है वो बुल्स आई होता है। चलिए नंबर आते हैं नंबर 14 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम्स है नंबर 14, फील द पिंच। चलिए अब हमारा अगला जो है वो है फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब क्या होता है, अगर आप फील द पिंच है इसका मतलब है कि आपके पास पैसे की कमी है, थोड़ा सा आप पैसे की कमी को आप अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना। फील द पिंच का मतलब होता है बी शॉर्ट ऑफ मनी। अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं बी शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है ना। अगर आप बी शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है ना। सफर हार्डशिप इसको तोड़ के लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सफर हार्डशिप, सफर हार्डशिप। यानी कि पैसे की कमी को महसूस करना। आप ऐसे समझिए फील द पिंच का मतलब क्या होता है, पैसे की कमी को महसूस करना, है ना, मुश्किल से जीवन का निर्वाह करना, पैसे की कमी को महसूस करना अथवा है ना मुश्किल से जीवन निर्वाह करना, ये होता है फील द पिंच। अगर आप फील द पिंच करते हैं तो बहुत मुश्किल से जीवन का निर्वाह करते हैं। जैसे कि देखिए लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद लगभग सभी कोई है ना फील द पिंच महसूस किया, पैसे की कमी को महसूस किया। हमको यही लिखना है कि द फैमिली बिगैन टू, एक सेंटेंस इस पर बनाते हैं, द फैमिली began to feel the pinch, the family began to feel the pinch after है ना father lost the job। चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैमिली है ना वो आर्थिक मतलब संकट में आ गया, जीवन मुश्किल से निर्वाह करने लगा जब फादर ने जब जॉब को जब खो दिया तब। यानी कि फादर के जॉब के खोने के बाद फैमिली को ना आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, है ना, हार्डशिप को सफर करना पड़ा। चलिए ये तो फील द पिंच बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है। नंबर आते हैं 15 में। चलिए हमारा इडियम नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या इडियम है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये बहुत ही टॉप क्लास के इडियम है और एक बार नहीं ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है।
हम लोग जितने भी इडियम्स के बारे में आज इस सेशन में बात कर रहे हैं, ये मोस्ट कॉमन इडियम्स है। ये केवल एक बार के बारे में बात नहीं है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। चलिए, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? देखिए, अप्रत्याशित कोई चीज आपके पास आता है, कोई समाचार आता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू होता है तो वो अचानक आ जाता है, ए सडन सरप्राइज। ए सडन, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? ए सडन सरप्राइज और शॉक आपके पास आता है, सरप्राइज और शॉक, ठीक है ना। ये कहलाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसको आप समझिए वज्रपात। देखते हैं किसी के ऊपर, वज्रपात का मतलब आसमान वाला नहीं, कोई चीज अचानक अगर आपको सुनने को मिलता है, यानी कि उसके ऊपर वज्रपात गिर पड़ा, इतना वो कठोर चीज था, सुनने को मिला। जैसे कि किसी के देहांत का समाचार, अचानक लगता है कि उसके ऊपर, सुनने वाले के ऊपर कोई बहुत बड़ा वज्र गिर गया, ठीक है ना। या आकस्मिक घटना को हम कहते हैं ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। आकस्मिक घटना को कहा जाता है ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। जैसे कि देखिए, द न्यूज, एक सेंटेंस बनाया जाए, द न्यूज ऑफ हिज प्रीमेच्योर डेथ, द न्यूज ऑफ हिज प्रीमेच्योर डेथ केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका हिंदी क्या हुआ? चलिए, किसी का अचानक, मतलब कि असमय मौत। प्रीमेच्योर का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि कोई चीज प्रीमेच्योर है, यानी कि वो चीज असमय हो गया, तो किसी के असमय मृत्यु का जो समाचार था वो किस रूप में आया? वज्रपात के रूप में आया। मानो कि वज्रपात गिर गया, वो आकस्मिक घटना के रूप में आया। व्यक्ति जो है ना शॉक्ड रह गया सुनने वाला, ठीक है ना, सरप्राइज्ड रह गया। तो ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? अचानक आई जो घटना होती है, एक तरह से जो बैड न्यूज ही कहा जाता है ना, वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं 60 नंबर की ओर। काफी इंपॉर्टेंट ये इडियम सेशन है आपके लिए। चलिए, हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क एक ऐसा टास्क होता है, थोड़ा सा देखा जाए। हरकुलियन टास्क का मतलब बहुत ही कठिन काम को कहते हैं हरकुलियन टास्क, ठीक है ना। ए टफ वर्क, ए टफ टास्क अथवा टफ वर्क को कहते हैं हरकुलियन टास्क। या हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, ए वर्क रिक्वायरिंग एन ग्रेट एफर्ट, ए वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, भागीरथ प्रयास। यानी कि भागीरथ प्रयास का यह मतलब क्या है? बहुत कठिन काम। भागीरथ प्रयास या किसी कठिन काम को कहते हैं हरकुलियन टास्क। जैसे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आज के समय के लिए क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आज के समय के लिए सारे टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन फिर भी पर्वत पर चढ़ाई कौन सा एक काम है? हरकुलियन टास्क है। हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए तो, क्लाइंबिंग, ठीक है ना, एवरेस्ट, क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज ए हरकुलियन टास्क, ठीक है ना। एक बहुत ही वो भागीरथ प्रयास है, हरकुलियन टास्क। चलिए, तो यदि कोई चीज यदि हरकुलियन टास्क के रूप में है, यानी कि वो बहुत ही वो ज्यादा प्रयास वाला वो टास्क होगा, बहुत ही कठिन कार्य होगा, तो ये हरकुलियन टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं। चलिए, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, है ना, ऐसे नाउन के रूप में बनाते ज्यादा बेहतर होगा। द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो, द कंप्लीशन मतलब पूर्णता, द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन टाइम फ्रेम, है ना, इज अ हरकुलियन टास्क, इज ए हरकुलियन टास्क। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रोजेक्ट को समय के अंदर में, टाइम फ्रेम जो दिया गया उसके अंदर में समाप्त कर लेना एक ये बहुत मुश्किल भरा काम है। मतलब कि काम बहुत बड़ा है, टाइम शॉर्ट दिया गया है, और उतने छोटे समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कैसा काम है? एक हरकुलियन टास्क है। तो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट इडियम सेशन है आपके लिए। हरकुलियन टास्क तो मतलब कि इनफॉर्मल में भी इसको बोला जाता है हरकुलियन टास्क। चलिए, हम लोग आते हैं नंबर 17 में। हमारा अगला जो इडियम है, गेट समथिंग ऑफ, ठीक है ना, वंस चेस्ट, गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अपनी दिल की बात कह करके मन को हल्का करना। कोई बात कहना जो कि आपको परेशान कर रहा हो, यदि कोई बात अगर आपको परेशान कर रहा हो, अगर आप उस बात को किसी से कहते हैं, तो चेस्ट, अपने चेस्ट में जो बोझ है ना, उसको आप कम करते हैं,
है ना, मन को हल्का करते हैं। चलिए, तो इसको लिए हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, टू रिवील। टू रिवील मतलब होता है ना भेद खोलना, उसको कहना, टू रिवील समथिंग, उस चीज को कहना, दैट इज वरिंग यू ना, दैट इज वरिंग यू, जो कि आपको चिंता में डाल के रखा है, दैट इज वरिंग यू। इसको तोड़ के अगर लिखा जाए तो है ना, चिंता वाली बात कहकर, चिंता वाली बात कहकर मन हल्का करना, ये होता है, ठीक है ना, गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। नंबर 18 में बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, टू बी ऑन ए रोल। चलिए, टू बी ऑन ए रोल। टू बी ऑन ए रोल का मतलब क्या होता है, देखिए, टू बी ऑन द रोल का मतलब क्या होता है कि अच्छे समय का आनंद लेना, अच्छे समय का अनुभव करना। इसको कैसे लिखेंगे, टू बी एक्सपीरियंसिंग, टू बी एक्सपीरियंसिंग, सॉरी, टू बी एक्सपीरियंसिंग, ठीक है ना, सक्सेसफुल पीरियड, सक्सेसफुल पीरियड। तो इसको अगर हम हिंदी में तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, है ना, अच्छे समय का, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, अच्छे समय का आनंद लेना, अच्छे समय का आनंद लेना या अनुभव करना, अच्छे समय का अनुभव करना, ठीक है ना, ये होता है टू बी ऑन ए रोल। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 19 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट ये इडियम्स है, नंबर 19, बियर द ब्रंट ऑफ। चलिए, बहुत ही हाई क्वालिटी के ये इडियम है, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सहना, किसी चीज का मार सहना। मार का मतलब कोड़ा वाला मार नहीं, उसके प्रभाव को, उसके झटके को सहना, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज को बियर द ब्रंट ऑफ करते हैं, यानी कि आप उसके झटके को, उसके प्रभाव को आप सहते हैं, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टू सफर। चलिए, अगर आप बियर द ब्रंट ऑफ करते हैं तो आप सफर करते हैं किसी चीज का, किसी चीज का, ठीक है ना, प्रभाव, ठीक है ना, प्रभाव या झटका, है ना, सहना। एक तरह से मार सहना, आप ऐसे समझिए, मार सहना का मतलब कोड़ा वाला मार नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से। जैसे कि देखिए, अगर हमको कहना है कि गरीब लोग महंगाई की मार सहते हैं, महंगाई की मार सहते हैं। देखिए, अमीरों को महंगाई से कोई मतलब नहीं है, कोई चीज कितना भी महंगा हो, उनके पास पैसे हैं और इस चीज का, महंगाई का असर उन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो महंगाई का सर्वाधिक असर जो पड़ता है वो गरीब तबके के लोगों पर पड़ता है, हमको ऐसा बात कहना है। गरीब लोग इसकी मार सहते हैं, ठीक है ना, गरीब लोग महंगाई की मार सहते हैं, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे, द पुअर, अगर सेंटेंस बनाना है कैसे लिखेंगे, द पुअर बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना। ये जो इन्फ्लेशन का जो मार कौन सा आता है, पुअर सा आता है। गरीब को तो इससे, सॉरी, अमीरों को इससे कोई मतलब ही नहीं है, चीज चाहे कितना भी महंगा हो जाए उन पर ये ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला चीज है। लेकिन जो गरीब होते हैं वो बियर द ब्रंट ऑफ करते हैं महंगाई का। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 20 में। ये 20 इडियम्स क्या होता है, गेन ग्राउंड। देखिए, अगर कोई चीज गेन ग्राउंड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो ज्यादा लोकप्रिय होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है, ठीक है ना, वो एडवांस करता है, प्रगति करता है। एडवांस, इसका साइन क्या हो जाएगा, एडवांस, टू मेक प्रोग्रेस, या केवल प्रोग्रेस भी लिख सकते हैं। टू बिकम पॉपुलर, टू बिकम पॉपुलर, इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकलेगा प्रगति करना, प्रगति करना, ठीक है ना, या लोकप्रिय होना, किसी चीज का लोकप्रिय होना भी, है ना, गेन ग्राउंड होता है। जैसे देखिए, रोबोटाइजेशन, है ना, अब हमारे दैनिक जीवन में रोबोट का आना, ये पश्चिमी देशों में, अमेरिका जैसे देशों में ये पुराना चीज, लेकिन भारत में अभी आधुनिक है। ये कॉन्सेप्ट जो रोबोटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, आधुनिक है, लेकिन अब ये लोकप्रिय हो रहा है। अब ये भारत में जगह जगह पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, इवन दो मेडिकल क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में मुश्किल भरे कामों को करने के लिए अब रोबोट का सहारा लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या, अगर हम इसको लिखना चाहते तो लिख सकते हैं क्या, रोबोटाइजेशन, रोबोटाइजेशन इज गेनिंग ग्राउंड, सॉरी, रोबोटाइजेशन इज, अगर हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं रोबोटाइजेशन इज गेनिंग ग्राउंड, ठीक है ना, गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। भारत में अब जो है वो रोबोटिकरण जो है ना वो लोकप्रिय हो रहा है, वो प्रगति कर रहा है।
तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन इतना ही रहा। आज हम लोगों ने कुछ मोस्ट कॉमन इडियम्स को देखा। ये सॉरी एमटीएस 2020 के एग्जाम्स में ये सारे इडियम्स पूछे जा चुके हैं और इन्हें रिपीट होने की ना बहुत और बहुत अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन इडियम्स है। और ये केवल एमटीएस 2020 के बारे में बात नहीं किया जाए, अगर कहा जाए तो ये कई बार और कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।